हेलो, मैं हेमलता कुंपावत, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज कश्मीर। कल हमने तटस्थता शब्द का अर्थ देखा था और उसकी परिभाषाओं का अध्ययन किया था और साथ ही हमने देखा था कि जो तटस्थ राज्य वे राज्य हैं जो ना तो किसी भी युद्ध में भाग लेते हैं और ना ही किसी युद्धरत राज्य का साथ देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। हमने कल इनकी परिभाषाओं के बारे में भी अध्ययन किया था और साथ ही तटस्थता के प्रकार के बारे में अध्ययन किया था। तटस्थता के प्रकार में हमने देखा था कि एक स्थायी तटस्थ राष्ट्र होते हैं, दूसरे आंशिक तटस्थ राज्य होते हैं जो जैसे उनके किसी पूरे राज्य को न लेकर किसी विशेष भाग, समुद्र या जलमार्ग को, नहर या नदी को तटस्थीकृत किया जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा था कि संधिगत तटस्थता होती है या फिर ऐच्छिक तटस्थता होती है, अर्थात जब तटस्थता किसी संधि के आधार पर होती है तो संधिगत तटस्थता, और जब तटस्थता किसी राज्य की नीति के स्वतंत्र निर्णय का परिणाम होती है तो ऐच्छिक तटस्थता कहलाती है। इसके बाद हमने अध्ययन किया था कि सशस्त्र तटस्थता भी होती है, जैसा कि 1970-71 में फ्रेंच और जर्मन ने युद्ध के समय स्विट्ज़रलैंड के साथ जो किया, तो इसलिए स्विट्ज़रलैंड ने इस प्रकार की तटस्थता का पालन करा। इसमें कोई राज्य उसे जो तटस्थ स्थायी रूप से तटस्थ राष्ट्र है उस पर ना तो कोई दबाव डाले और हो सकता है कि वो बाहरी दबाव या हस्तक्षेप का मुकाबला करे, या जब बाहरी जो राज्य हैं वो दबाव डाले तो इस प्रकार के राज्यों को, जिन्हें कि सशस्त्र तटस्थता के नाम से जाना जाता है, सैनिक तैयारी रखना जरूरी है ताकि समय आने पर अगर परिस्थितियां खराब हो तो वो क्या कर सके, उनका सामना कर सके। आज हम बात करेंगे हित प्रेरित तटस्थता और पूर्ण और अपूर्ण तटस्थता के बारे में। हित प्रेरित तटस्थता की व्यवस्था संधियों में ही की जाती है। इसके अनुसार तटस्थ राज्य किसी एक पक्ष के साथ तो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है कि वह तटस्थता का उल्लंघन किए बगैर उसको नैतिक और भौतिक समर्थन दे। आजकल भी जो संधियां होती है उनमें के अनुच्छेदों में ऐसी व्यवस्था होती है। वैसे हित प्रेरित तटस्थता नैतिक समर्थन तथा कूटनीतिक समर्थन या सहयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वास्तविक व्यवहार में इसका कोई फायदा नहीं होता है। दूसरी है पूर्ण और अपूर्ण तटस्थता। पूर्ण तटस्थता ही वास्तविक तटस्थता होती है। क्यों? क्योंकि इसका अर्थ है युद्धरत राज्यों को किसी भी प्रकार की सामरिक, आर्थिक या जैसे जहाज या हवाई जहाज आदि नहीं दिया जाता है। तटस्थ राज्यों में होकर युद्धरत राज्यों की कोई सामग्री नहीं जा सकती है। तटस्थ राज्य सरकारी तौर पर युद्धरत राज्यों के आदेश पर किसी प्रकार का निषिद्ध माल सप्लाई नहीं कर सकते, या कोई तटस्थ नागरिक युद्धरत देश की सेना से संबंधित कार्यों में नियुक्त भी नहीं किए जा सकते, और ना ही तटस्थ देश से किसी प्रकार की संचार सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इस सब का तात्पर्य क्या हुआ कि जब पूर्ण तटस्थता की नीति अपनाई जाती है तो सही मायने में ऐसी नीति ही क्या होती है, तटस्थता की नीति कही जाती है। बात करते हैं हम अपूर्ण तटस्थता की, तो इतिहास में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे अपूर्ण तटस्थता की स्थिति में तटस्थ राज्य युद्धकारी राज्यों को कुछ सीमित सुविधाएं प्रदान कर सकता है। जैसे अमेरिका और फ्रांस के बीच 1788 में एक मैत्री संधि हुई थी। उसके अनुसार अमेरिका ने फ्रांस के जहाज़ों द्वारा अधिग्रहित जहाज़ों को अपने बंदरगाहों में ठहराने की सुविधा प्रदान की थी। इसी प्रकार से 1781 की संधि के अनुसार डेनमार्क ने युद्ध काल में रूस को नियमित संख्या में युद्धपोत तथा सैनिक देने का वचन दिया था। 1788 में रूस तथा स्वीडन के बीच युद्ध छिड़ जाने पर डेनमार्क ने यह सहायता प्रदान की और फिर भी वह अपने आप को तटस्थ मानता रहा।
इसी प्रकार से 1917 में युद्धरत राज्यों को कोस्टा रिका राज्य ने अपने बंदरगाहों के प्रयोग की सुविधा दी। यद्यपि उस समय कोस्टा रिका क्या था, एक स्वतंत्र तटस्थ राज्य था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो तटस्थता है वो आंशिक तटस्थता भी हो सकती है और पूर्ण तटस्थता भी हो सकती है। अब बात करते हैं हम आंशिक जो तटस्थता है उसकी घोषणा किस प्रकार से की जाती है। तो जैसे ही युद्ध की संभावनाएं स्पष्ट होने लगे या युद्ध छिड़ जाए तो तटस्थता की नीति अपनाने वाले राज्यों को चाहिए कि वे अपनी तटस्थता की घोषणा करें। यह घोषणा राज्य रेडियो प्रसारण में, राजनयिक कर्मचारियों और दूतावासों के माध्यम से लिखित तौर पर या व्यवहार द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से युद्ध जो तटस्थता की घोषणा है वो किया जाना आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में स्थिति स्पष्ट है कि युद्धरत राज्यों को तटस्थ राज्यों के जहाज़ों की जांच और निरीक्षण का अधिकार प्राप्त हो जाता है। तटस्थ राज्यों के नागरिकों, संपत्ति, कर्मचारियों, जहाज़ों आदि को अनावश्यक क्षति न पहुंचाना युद्धरत राज्यों का कर्तव्य हो जाता है। साथ ही तटस्थ राज्य स्वयं भी कई दायित्वों से बन जाता है। कैसे दायित्वों से कि सबसे पहले तो वो पक्षपातहीन नीति का पालन करेगा, निषिद्ध वस्तुओं का व्यापार नहीं करेगा। गृह युद्ध के संदर्भ में अलग प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। अगर गृह युद्ध है तो उस समय पूर्ण तटस्थता को अपनाया जाए तो विद्रोही तत्वों के साथ क्या संबंध होगा, किस आधार पर विद्रोहियों से ये मांग की जाएगी कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत तटस्थ राज्य के नागरिकों और संपत्ति की रक्षा करें। तटस्थता संबंधी नियमों का पालन या संबंध आंतरिक कानूनों से भी होता है, देशीय विधि ने प्रभावित करती है। युद्ध की स्थिति में अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार का नियमन होता है। आंतरिक स्तर पर तटस्थता विधेयकों को पारित करके तटस्थ राज्य अपने व्यापारिक संस्थाओं, व्यक्तियों, जहाज़ों, कंपनियों को विशेष प्रकार के निर्देश प्रदान करता है। युद्धकारी राज्यों को कुछ विशेष प्रकार की सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगा दी जाती है। इस प्रकार के विधेयक ब्रिटिश संसद द्वारा फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, अमेरिकन कांग्रेस द्वारा सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान पारित किए गए थे। तटस्थता उस स्थिति में सामने आती है जबकि युद्ध शुरू हो चुका हो। तटस्थता का पालन करने के लिए तटस्थ राज्य दोनों पक्षों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सैनिक सहायता, आर्थिक सहायता और अनुदान को रद्द कर देता है और लड़ाई समाप्त होने पर उसे वापस से शुरू कर देता है। ये एक प्रभावकारी तरीका है। बात करते हैं हम कि युद्ध की तटस्थता की समाप्ति कब होती है। तटस्थता की समाप्ति के लिए तटस्थ देश द्वारा तटस्थता की नीति का परित्याग कर दिया जाता है। युद्धरत राज्य द्वारा तटस्थता का उल्लंघन अगर किया जाए या तटस्थ राज्य की स्वतंत्रता का अंत हो और उसको क्या बना लिया जाए, बंदी बना लिया जाए या युद्ध ही समाप्त हो जाए। तटस्थ देश द्वारा युद्ध में अगर वो किसी भी एक पक्ष के साथ युद्ध में सम्मिलित हो जाए तो भी तटस्थता की नीति समाप्त हो जाती है। शीत युद्ध व तटस्थता से के समय जब शांति काल चल रहा हो तब तक तो तटस्थता की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक जब शीत युद्ध की शुरुआत हुई तो मित्र राष्ट्रों व रूस के बीच युद्ध समापन से संबंधित समस्याओं पर तनाव से हुई। यह तनाव पारस्परिक संशय के रूप में परिणत हुआ और जब एशिया और अफ्रीका के अनेक स्वतंत्र राष्ट्रों का जन्म हुआ तो ये राज्य शक्ति गुटों से बाहर रहकर स्वतंत्र नीति को जब अपनाया तो इसे असंलग्नता की नीति को कहा गया। शांति युद्ध के कारण या शीत युद्ध का तटस्थता की नीति पर या गुटनिरपेक्षता की नीति पर भी अपना प्रभाव पड़ा। जहां गुटनिरपेक्ष राज्यों को महाशक्तियों से मिलने वाली सहायता कम होने लगी, वहीं तटस्थ दृष्टिकोण के लिए
जो राज्य थे, तटस्थ दृष्टिकोणीय राज्य जो थे, उनको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसे हम हाल ही में अफ़गानिस्तान संदर्भ में अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। अफ़गानिस्तान में रूसी सैनिक कार्रवाई के खिलाफ प्रतिक्रिया के तौर पर जब अमेरिका ने चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए एक रक्षा गुट का निर्माण करना चाहा, तो भारत के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई। पाकिस्तान और चीन दोनों ही भारत की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं। इस स्थिति को देखते हुए भारत को रूस के पक्ष में ही नीति अपनाने को मजबूर होना पड़ा। भारत किसी भी देश के बाहरी शक्तियों और सैनिक हस्तक्षेप का हामी नहीं रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान में की जा रही रूसी कार्रवाई की कठोर आलोचना करने की स्थिति में भी भारत नहीं था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध में और असंलग्नता की नीति के संदर्भ में जो तटस्थ राज्य हैं उनकी स्थिति सामान्य नहीं रह पाती है। धन्यवाद।